हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अड्डा 24/7 IAS पर। तो आज हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग कौशिक जी, गुड इवनिंग तनु जी, गुड इवनिंग कैरिकेचर आर्ट वर्ल्ड। एक बार अपना नाम बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आ गई क्लास में, थोड़ा सा विलंब हो गया 2 मिनट का, उसके लिए माफी चाहूंगी। तो कैसा है एक्साइटमेंट? APFC की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसा आपसे वादा किया गया था कि आपके लिए हम सारी क्लासेस लेकर के आ जाएंगे अड्डा 24/7 IAS चैनल पर, तो अब हम लेकर के आ गए हैं। और सोशल सिक्योरिटी की आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो सोशल सिक्योरिटी से क्या समझते हैं आप लोग? क्या अभिप्राय होता है सोशल सिक्योरिटी से? अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। और इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रावधान बनाती है, कभी कानूनों के वजह से, कभी कानूनों के माध्यम से, कभी स्कीमों के माध्यम से। तो मैं जो डील करूंगी वो मोटा मोटा तो मैं कानूनों के साथ डील करूंगी, लेकिन हाँ, योजनाएं भी मैं थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर पढ़ाती चलूंगी। और हमारी जो क्लासेस होंगी ना, ये अब आपकी तब तक होने वाली है जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वैभव जी, गुड इवनिंग तुषार जी, गुड इवनिंग आदित्य जी। काफी दिनों के बाद मैंने आदित्य जी को देखा यहाँ पर। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो चलिए, एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा की आज हम बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि सामाजिक सुरक्षा की जरूरत क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? जरूरत क्या है हमें सामाजिक सुरक्षा की? गुड इवनिंग उर्मी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आप लोगों को मिलवा देती हूँ। हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं अंकित सर और करुणा मैम, देखने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाने वाली हूँ आपको यहाँ पर। गुड इवनिंग अनुज कुमार जी, आ जाइए एक बार, आ जाइए सर। अंकित सर, करुणा मैम, एक बार आ जाइए स्क्रीन के सामने। और हाँ, हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य भी हैं यहाँ पर जो क्लास को लगाते हैं हमारी, उन्होंने ये क्लास लगाई है। तो सर एक बार आइए और उद्घाटन किया जाए। APFC के लिए हमारी पहली क्लास यूट्यूब पे जो शुरू हो रही है। हमारी मैम जो है देवयांशी मैम ने स्टार्ट कर दिया। आप लोग सुबह कह रहे थे कि APFC की क्लासेस होंगी, यानी मैंने आपसे कहा था कि होंगी ज़रूर, और हमने शुभारंभ कराया है लक्ष्मी से, हमारी देवयांशी दीदी से। तो आज देवयांशी जो है इन्होंने APFC का आरंभ किया। और मैम, आप पहली क्लास ले रहे हो तो मतलब आई एम श्योर कि सिलेक्शन तो इन बच्चों का हो ही जाएगा, क्योंकि जब देवी जो है पहली क्लास की शुरुआत कर रही है तो तैयारी तो बढ़िया होने वाली है। और दिव्यांशी मैम पे भरोसा तो हम सबको भी है और आपको भी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि ये फ्री क्लासेस चलने वाली है APFC एग्जाम को लेकर, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे। आज से शुरुआत हो गई है। और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, मैम से पूछते रहना और अपनी तैयारी में जो है और आगे बढ़ जाना। लेकिन सर, शुभारंभ तो बिना एक वादे के नहीं हो सकता। इनको वादा तो करना पड़ेगा कि इनको सिलेक्शन लेकर के आना है। और जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें अगर एक भी सवाल गलत हुआ, मैं एक एक को यहाँ पर पकड़ के पूछने वाली हूँ गलती कहाँ पर है। बिकॉज मैम, मैंने इनसिक्योरिटीज है पकड़े। बिल्कुल सही बात है, केस स्टडीज को आपने याद कर लिया, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण परिवार के कमाने वाले सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर या किसी अक्षमता का शिकार हो जाने की स्थिति में दीर्घकालीन सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया। चलिए, आज हम सर जो शुरुआत करने वाले हैं ना, पूरा हम इस कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री पर जाने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा आया कहाँ से, क्योंकि बहुत पुराने ट्रेसेस इसके। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसकी शुरुआत करी हुई थी। तो सारी चीजों को, हाँ, फिर अमेरिका ले गई। अमेरिका में तो सर एक्ट भी है। और मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर करुणा मैम को। कोई बात नहीं मैम, आ जाइए। और यहाँ पर अंकित जी भी है हमारे साथ, जो हमारी क्लास लगाते हैं। आ जाइए एक बार। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो दिव्यांशी मैम आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो क्यों? क्योंकि आपकी ये पहली क्लास है सोशल सिक्योरिटी की। आज तो मैडम ने बाय भी हमसे स्टूडियो में ही की है, क्योंकि हम लोग फ्री हो गए हैं और मैडम की ये 7 से 8 क्लास शुरू हो गई है। तो आप सब ना जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि जब से आपका ये नोटिफिकेशन आया है, आपको बहुत सारे सेशंस लेकर पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है आपको एग्जाम बैठे। और देखो, हम लोगों की जो पीछे की इतनी ये जो बैकबोन होते हैं हमारे, हाँ, जो बैकबोन है वो ये है। इनका नाम भी अंकित है। क्यों अंकित? आप तो अंकित जी, आपको कैसा लग रहा है APFC की क्लासेस की शुरुआत हो रही है? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। यही इतना शर्मा रहा है, अच्छा शर्माता नहीं है। अच्छा, इतना से मैं दिमाग खा रखा था कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, कब स्टार्ट होंगी। मैं क्लास लगा रहा हूँ, मैं क्लास लगा रहा हूँ। आज फाइनली लगा ही दी इन्होंने क्लास। ये कह रहा था कि मैं APFC का फॉर्म भरने वाला हूं, तो ये भी पढ़ेगा। यस यस यस।
और ये पढ़ने के लिए सीधा स्टूडियो में ही आ गया है कि बिल्कुल लाइव क्लास अटेंड करेगा यहीं चेयर से। लगा लिया ने, यहीं पे बिल्कुल। बैठेगा, ये पढ़ेगा। तो जल्दी से एक बार सभी लोग अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि मैम की आज पहली क्लास है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ही क्लास अटेंड करनी है, आपको डेली रेगुलर बेसिस पर क्लास लेनी है। और जल्दी अंकित सर की पॉलिटी का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो आपको वो सारे के सारे सब कुछ सेशन मिलेगा। अटेंड करने हैं, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, और डेली क्लासेस अटेंड करो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अंकित जी, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने यहाँ पर उत्साहवर्धन किया, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो शब्द है, सामाजिक सुरक्षा, इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसके ट्रेसेस कहाँ से बिलोंग करते हैं, इतना पुराना कॉन्सेप्ट हमारे लिए आज भी रेलेवेंट क्यों है, क्या सरकार आज भी यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिक्योरिटी वाला, कि हमें कहीं ना कहीं एक हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल वो होता है कि हमें सिक्योर होना जरूरी होता है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे एकेडमिकली हो, चाहे प्रोफेशनली हो। हम चाहते हैं कि हम एक माइंड में सिक्योरिटी लेकर के चले, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए जो वर्किंग क्लास होती है, जो वर्कर्स होते हैं, उनको चाहिए होती है सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि आज के डेट में उनके पास काम है, अगर कल की डेट में उनके पास काम नहीं हुआ तो सारी चीजों को वो कैसे संभालेंगे, बैलेंसिंग कैसे होगी सारे इंटरेस्ट की। इसके लिए हम यहाँ पर सारी बातें करने वाले हैं। सोशल सिक्योरिटी हमारे लिए आज भी बहुत रेलेवेंट है। जितने हमारे कानून बनाए जाते हैं, जितने हमारे वेलफेयर लेजिस्लेशन है ना, जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे सोशल सिक्योरिटी के कानून है, सोशल सिक्योरिटी के लॉज है। भले आपको लगता हो लेबर लॉज में आते हैं, नो डाउट आपको लेबर लॉ की जो बेयर एक्ट है उसमें ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपके सोशल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। हम कुछ स्कीमों की भी बात करेंगे, हम हर चीज की मिला जुला करके बात करने वाले हैं, ठीक है, सबकी बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साधना जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए जो टर्म है आपका, जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा अपना पेन खोल लूँ नोट वाला, और बस शुरुआत करते हैं इसकी। तब तक अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी आ गया है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस टर्म को, इस टर्म की मीनिंग को, और हम यहाँ पर चीज़ों को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में करने वाले हैं। हम पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। नहीं, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि मैं कितना स्लो पढ़ाती हूँ। मैं स्लो बहुत पढ़ाऊंगी, आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, जितना समय लगेगा उतना समय यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स टाइम है। हम डेली यहाँ पर शाम को 7 बजे मिलने वाले हैं और सिलेबस को कंप्लीट करा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर MCQs को भी करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की चिंता आपको छोड़ देनी है, ठीक है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मुझे आप याद हैं। अब आप क्लास में नहीं आते तो क्या हुआ, मुझे लेकिन सबके नाम याद होते हैं, सबके नाम याद होते हैं मुझे। गुड इवनिंग वीरू जी, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल अच्छी हूं मैं, आप बताइए आप कैसे हैं। चलिए जो टर्म है, जो फ्रेज है सोशल सिक्योरिटी, पेन को सिलेक्ट कर लिया जाए, ज्यादा जोश हो गया। चलिए जो सोशल सिक्योरिटी है ना, ये रिफर करता है टू अ कलेक्शन ऑफ पब्लिक और सेमी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। किसकी बात करी जा रही है, संस्थाओं की बात करी जा रही है। उन संस्थाओं की बात करी जा रही है या तो पूरी तरह से सार्वजनिक है या तो वो आधे अधूरे सार्वजनिक है, मतलब कि पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है, यानी कि या तो पब्लिक है या फिर सेमी पब्लिक है, ठीक है। सार्वजनिक या फिर अर्ध सार्वजनिक संस्थानों की बात करी जा रही है, जिन्होंने हमें मदद करी है शील्ड करने में लोगों को जो खतरे होते हैं एवरीडे लाइफ के, जैसे कि सर्वाइवरशिप हो गया। सर्वाइवरशिप क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की थ्योरी पढ़ी है किसी ने? सर्वाइवल किसका होता है, फिटेस्ट का होता है। दुनिया में अगर हर किसी को सर्वाइव करना है तो हर कोई फिटेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सर्वाइवल एक मोड एक्टिवेट करना पड़ता है। सर्वाइवल का एक मैकेनिज्म होता है कि कोई सर्वाइव कैसे कर सकता है, एनवायरमेंट जैसा चाहे वैसा हो जाए, लेकिन सर्वाइवल के लिए हमें कुछ टेक्निक्स को अपनाना होता है, कुछ मोड्स को अपनाना होता है। सर्वाइवरशिप का सवाल होता है, डिसेबिलिटी का सवाल होता है, काम के दौरान कोई ऐसी चोट लग सकती है, कोई ऐसी इंजरी हो सकती है जिससे कि डिसेबलमेंट हो सकता है। डिसेबलमेंट का मतलब क्या होता है, अरे बाबा सबका नाम याद है मुझे, सबका नाम याद है, सबका नाम याद है, ठीक है। विकलांगता जो होती है, किसी प्रकार से आप किसी चीज को करने में असमर्थ है, जिसको आप पहले अच्छे से कर सकते थे, आप समर्थ थे इसको करने में, आप केपेबल थे, लेकिन अब आप किसी कारण से डिसेबल हो गए हैं, आप असमर्थ हो गए हैं, विकलांग हो गए, चाहे वो शरीर से हो चाहे वो मानसिक तौर पर हो, किसी भी प्रकार की अगर डिसेबिलिटी है तो वहां पर व्यक्ति का जीवन यापन कैसे होगा, व्यक्ति का जो परिवार है जो कि उस पर निर्भर करता है उसका जीवन यापन कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति समाज में कोई भी काम कर रहा है, प्रोफेशनली किसी
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको कम से कम एक माइंड में एक सिक्योरिटी तो चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो चाहिए कि हाँ उसके पास सामाजिक सुरक्षा है, उसका अभी भी एक्सेप्टेंस है, वो अभी भी काम का काम कर सकता है। उसको इस चीज का विश्वास कौन दिलाएगा? उसको इस चीज का विश्वास उसके एम्प्लॉयर दिलाएंगे जिन्होंने उनको काम पर रखा हुआ है। इसके साथ साथ कौन दिलाएगा? सरकारें दिलाएंगी, गवर्नमेंट्स दिलाएंगी। गवर्नमेंट का काम होता है, सरकार किसके लिए बनती है? लोगों के लिए ही तो बनती है। और लोग जब काम करते हैं, लोगों की एस्पायरेशन है कि सरकार उनके लिए बहुत सारी चीजें करे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे आपकी पहली क्लास है तो ये आज पहली ही क्लास है ही सोशल सिक्योरिटी की। हम पूरा एकदम बेसिस से लेकर के चलेंगे, आधार लेकर के चलेंगे, ठीक है? कि ऐसे ऐसी पूछ रही थी मैम क्या बोलेंगे? अरे बेटा देखिए, हम इस चीज को ऐसे लेकर के चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 पॉइंट होता है ना, शुरुआत से लेकर के एंड तक सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने फाउंडेशन पर ध्यान देंगे, अपने बेसिस पर ध्यान देंगे कि हमें आधार क्या बनाना है। अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज जो आपकी 18वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस करी गई थी, 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करा गया था इसको, उसके बाद जा करके आज भी 21वीं शताब्दी में इतना रेलेवेंट क्यों है? हमारे पास 4 शताब्दियां कम पड़ गई क्या? 4 सेंचुरीज हमारे पास कम पड़ गई? नहीं, लोगों की जो जरूरतें हैं, सोसाइटी की जो नीड्स है, सामाजिक जो नीड्स है, वो दिन ब दिन बदलती जा रही हैं और बढ़ती जा रही है, उनमें एडवांसमेंट होता जा रहा है। अब हम हर चीज को एक साथ कैसे लेकर के चल सकते हैं? सबका साथ सबका विकास सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये होगा कैसे? और ये जो टर्म है सबका साथ सबका विकास, किस लिए है? ये भी तो आपका सोशल सिक्योरिटी में ही आ रहा है। लोगों को यहाँ पर अश्योर किया जा रहा है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। अपने आप में ये भी क्या है? अपने आप में ये भी एक सोशल सिक्योरिटी का मेजर होने वाला है, ठीक है? पीडीएफ देना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग कोशिश करिएगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेने की, ठीक है? चीजों को हम अच्छे से समझ के चलेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? झूठ मत बोलो आप मैम से, ठीक है? कौन झूठ बोल रहा है? क्या हो गया? चलिए आगे देखिए, इलनेस हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अपने आप में सबसे बड़ी डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर किसी की नौकरी चली जाती है, बेरोजगारी होती है, तो बेरोजगारी तो बहुत सारी समस्याओं का मुख्य कारण होता है ये कि अगर बेरोजगारी हो गई है तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप चली आती है, उनको बुलाना भी नहीं पड़ता है। उसके साथ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मैटर्निटी होता है और कॉस्ट होती है एक फैमिली को रेज करने की, एक परिवार को संभालने की। ये सारी जो कॉस्ट है, इनका फुलफिलमेंट कैसे होगा? ये सारी चीजें कैसे होंगी अगर यहाँ पर कुछ मेजर्स नहीं है, हमारे पास कुछ तरीके नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने के, तो कैसे करे जाएंगे? बताइए, आप लोगों का कुछ कहना है यहाँ पर? देखो, अगर हम एक सिविलाइज सोसाइटी में है ना, देखो रहने को लोग पहले भी रहते थे जब अग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, जब कोई भी सिविलाइजेशन नहीं था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, लोग जो है मैन हंट करके रहते थे, जो है किसी भी तरह से रह रहे हैं। स्टोन एज में लोग कैसे रहते थे? लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ ना, हर चीज की नीड अराइज हुई अपने आप, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद जब लोग मिलकर के इंडिविजुअल मिलकर के फैमिली बनाता है, फैमिली मिलकर के ट्राइब्स बनाती है, ट्राइब्स मिलकर के कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी मिलकर के सोसाइटी बनाती है। अब जो सोसाइटी बन गई है, बहुत सारी सोसाइटीज बन गई हैं ऐसे। अब जब हमें एक पूरा राष्ट्र बनाना है यहाँ पर, तो हम चीजों को कैसे लेकर के चलेंगे? सारी चीजों को एक साथ हम कैसे कंबाइन करके यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं? उसके लिए भी तो हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए। और सारे लोग एक साथ हमारे साथ जुड़े क्यों रहेंगे? सारे लोग हमारे साथ क्यों जुड़े रहेंगे? ये बताइए, जल्दी बताइए। सोशल सिक्योरिटी की बिल्कुल पहली क्लास है, आज की क्लास हमारी पहली क्लास होने वाली है। सोशल सिक्योरिटी की कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, कम से कम एंड तक तो रुकिए आप यहाँ पर, थोड़ा सा तो रुकिए। मैंने बहुत क्लास ली है। अच्छा हाँ, आदित्य जी ने तो काफी क्लासेस लिए हैं, ये तो सही बात है। कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, साधना जी हैं, आदित्य हैं, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। पीडीएफ में बिल्कुल कोशिश करूंगी कि पीडीएफ आपको दे दी जाए, अदरवाइज ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये पीपीटी तो आपका एज इट इज मिल जाएगी, इसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए ठीक है। ऑल्सो ये क्या करता है? ये इंप्लाई करता है, इशारा करता है किस चीज पर? प्रोग्रामेटिक प्रिंसिपल। मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रोग्राम से आप लोग क्या समझते हैं? प्रोग्राम से आप लोग क्या समझते हैं? बताइए। प्रोग्राम का मतलब ये होता है किसी चीज को आप रन कर रहे हैं, किसी चीज को आप टेस्ट करके देख रहे हैं, है ना? किसी चीज को आप रन कर रहे हैं, किसी चीज को आप टेस्ट करके देख रहे हैं। मतलब क्या, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई सा भी प्रोग्राम है, किसी भी चीज को प्रोग्राम में ला रहे हैं, मतलब कि आप यूज में लेकर के आ रहे हैं, राइट? उसको आप यूज में लेकर के आ रहे हैं, ये होता है प्रोग्राम। और ये हमारा जो प्रिंसिपल है, जो इसके पीछे हमारा सिद्धांत बेस्ड है ना, जो आदर्श है हमारा, वो यही कि हमें प्रोग्रामेटिक चीजें करनी है। हमें यहाँ पे प्रोग्राम से ले करके आने जो हमारी सहायता कर सकते हैं इसको अचीव करने के लिए। That a commonwealth ought to offer all of its members such protection so that they
माइट फील सिक्योर देयर। कोई भी कॉमनवेल्थ है, कोई भी देश है, कोई भी सरकार है यहाँ पर, जब उसको देश चलाना है, जिसको सारे लोगों की भावनाओं का रिस्पेक्ट करनी है, सम्मान करना है, लोगों के लिए प्रावधान लेकर के आना है ताकि लोग वहां पर सुरक्षित महसूस कर सके, ताकि यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल सके, सरकार को, गवर्नमेंट को मिल सके। बिकॉज गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती बिना लोगों के समर्थन के, नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। सरकार को यहाँ पर कुछ मेजर्स लेकर के आने, प्रोग्रामेटिक अप्रोच रखना है यहाँ पर, ताकि जो चीजें वो लेकर के आ रहे हैं उनका सार्थक होना भी तो जरूरी है। खाली उनके आ जाने से चीजें नहीं होने वाली हैं, खाली उनके होने मात्र से चीजें नहीं होंगी। हमारे एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे सामने जहां पर सरकारें इस टाइम फेल हो चुकी हैं, लोगों का भरोसा सरकार पे से हट चुका है। अब कई जगह पर चीजें, इसलिए नाम नहीं लेते, किसी की बात नहीं करते, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। हमारे देश में जो सरकार है, जिसको हमने सबने मिल करके चुना है, वोट दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि हर एक जो नागरिक है हमारे देश का, सबकी चॉइस यही थी कि यही सरकार बने? हर किसी की चॉइस तो नहीं हो सकती ना, ये हर किसी की चॉइस नहीं हो सकती है। सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं और सबकी चॉइसेस का ध्यान रखना, एक जो है यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग करना कि सारे लोग एक धागे से बंधे रहे, एक लय में बंधे रहे। ये काम किसका है? ये काम भी सोशल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा ही है जो सारे लोगों को बांध के रखती है, सारे लोगों को बांध के ऐसे ही रखेगी, है ना। समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति को प्राथमिक आवश्यकता है कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल है, लेकिन इस बात को समझेगा कौन? इस बात को समझाएगा कौन? इस बात को समझाएगा कौन? और इस चीज का हम हल कैसे निकालेंगे? आपके और मेरे मन में आइडियाज तो बहुत होंगे, लेकिन उनको लागू कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और करने का क्या तरीका होगा? क्या डीएम साहब या फिर पीएम साहब हर किसी के घर में जाकर के बताएंगे? हर किसी के घर में जाकर के तो नहीं बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनको कुछ मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, चाहे वो कानूनों के माध्यम से हो, चाहे वो कुछ पॉलिसी स्कीम के माध्यम से हो। उनको कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम लेकर के आने पड़ते हैं जिससे कि वो लोगों के भरोसे को सिक्योर कर सके, लोगों का भरोसा जीत सकें कि हाँ, वो अगर समाज में है, वो काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके पास सुरक्षा है, वो सुरक्षित महसूस करें, उनके अंदर एक जो फीलिंग हो, सेटिस्फैक्शन की हो। मुझे पता है, देखो, राम राज्य नहीं हो रहा है, राम राज्य में फिर भी, राम राज्य में भी ऐसा नहीं था कि सारे लोग चाहते थे कि राम जी ही राजा बने, लेकिन फिर भी हमें एक लेवल वो मेंटेन करना है, उस लेवल पर आना है कि हर एक व्यक्ति सामाजिक तौर पर सुरक्षित फील करे कि हाँ, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ समाज है और हमारे साथ हमारी सरकार है। ठीक है, हमारे साथ हमारी सरकार है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताते हुए चलिए, समझ में आ रही है बातें, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्योंकि अब हम चलने वाले हैं इसके हिस्ट्री पर कि ये आया कहाँ से। मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया, लेकिन मैं ज्यादा ये किताबी बातें करती नहीं हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, डिक्शनरी में इसका क्या मतलब है। मेरा जो भरोसा होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊं और उस पर मैं फैक्ट्स को अप्लाई करके दिखाऊं, ताकि आप समझ सकें कि इसकी आवश्यकता क्या है और कहां पर इस चीज को हम लागू कराने वाले हैं। है कि नहीं है कि नहीं है? मुझे एक बार कमेंट्स में आप लोग जरूर बताते चलिएगा कि आपका समर्थन है या नहीं है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताते चलिए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जो आइडिया है ना ये सोशल सिक्योरिटी का, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा का, ये डेवलप करा था एफडी रूजवेल्ट ने। कैसे करा था? न्यू डील में करा हुआ था एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 22 में आपको ये देखने को मिलता है। ये खाली मात्र एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है जिस पर पूरा विश्व जो है इसको अपना रहा है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक आइडिया था जो कि डेवलप करा गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। और उसके बाद अमेरिका ने तो उसको बहुत अच्छे से अपना लिया, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूडीएचआर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। इसके साथ साथ अमेरिका में एक कानून है जिसको आप जानते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से। अगर आप लोगों ने अमेरिकन मूवीज देखी हैं या शोज देखे तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के पास ना, अमेरिकन के पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, राइट। वो नंबर क्या होता है? होता तो हमारे आधार कार्ड जैसा ही है, लेकिन आधार कार्ड हम ऐसे पब्लिकली दे देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो SSN होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है, वो दिया नहीं जाता है सबको, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उस सोशल सिक्योरिटी नंबर में होती है। और जो सोशल सिक्योरिटी है, जो सामाजिक सुरक्षा है, वो उसी के माध्यम से मेंटेन किया जाता है कि हर एक व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा की जो परिभाषा अलग अलग होगी, उसको लागू कैसे कराया जाए, उससे काम कैसे करवाया जाए। है कि नहीं है? सही बात बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? बताइए। और लोगों को यहाँ पर जोड़ते चलिए। किसने अभी तक लाइक नहीं करा है, फटाफट से सेशन को लाइक करिए। मैम आज मेरे कजिन की शादी है बट मैं नहीं गई, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करिए, हमारे साथ आपको अच्छा लगेगा, हमारे साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत स्थिति खराब थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, बहुत ज्यादा लोगों का खून बहा, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया। बहुत सारे देश ऐसे थे कि जिनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ कि वर्ल्ड वॉर 3 तक हम जा ही नहीं पाए। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकता था, प्रॉब्लम यह है कि डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया, इतनी मास किलिंग हो गई, मास मर्डर हो गया कि
वर्ल्ड वॉर 3 में लड़ने जैसा क्षमता बची ही नहीं थी, क्षमता ही नहीं बची थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 हो नहीं पाया। ठीक है, चलिए अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोशल सिक्योरिटी एकदम स्प्रैंग हुआ है। स्प्रैंग होने का क्या मतलब होता है? ये आपकी स्प्रिंग होती है ना, ऐसे 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 वाली, इसको दबा दो तो फिर ये एकदम से ऐसे उछलती है। उसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो सिद्धांत था, वो भी ऐसे उछल करके पूरे विश्व भर में चला गया। हर विश्व ने समझा कि अगर हमें लोगों का साथ चाहिए, लोगों का समर्थन चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, क्योंकि दुनिया ने ना बहुत तबाही देख ली है, बहुत खून खराबा देख लिया है। अब अगर हम एक साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो हमें लोगों को इंश्योर कराना होगा, हमें लोगों को दिखाना होगा कि हाँ, हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। राइट, ये दिखाना पड़ेगा और ये चीज दुनिया भर के सारे देशों ने लगभग अपनाई। ठीक है, ये प्रोमिनेंस पे आ गया, ये अपने पीक पर आ गया। और ये एक की फ्रेज है ग्लोबल इनिशिएटिव्स में, जब भी बात होती क्रिएशन ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट्स, क्योंकि अब जितनी सरकारें आपकी बनती है ना पूरे विश्व भर में, सारी की सारी कैसे बनती है? वेलफेयर गवर्नमेंट्स बनती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे लोकतंत्र होते हैं आपके, लेकिन जो भी सरकार हो वो क्या करती है? वो कहीं ना कहीं वेलफेयर करने के लिए ही आती है, और वो कैसे भी करे उसको वेलफेयर ही करना होता है। लोगों की उन्नति, लोगों का उद्धार, लोगों का विकास, यही करना होता है। सरकार इसी के लिए आती है। और अगर सरकार ऐसे नहीं आती है तो आजकल के टाइम में क्या होता है? लोग उस सरकार को अपरूट कर देते हैं, उस सरकार को हटा दिया जाता है, नई सरकार आ जाती है। लोगों के पास इतनी ताकत हो चुकी है, चाहे जिस भी तरह की सरकार हो, है ना, चाहे जो सी भी सरकार हो। राइट, बट इट हैड अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन हाउ नेशनल प्रोग्राम्स इमर्ज्ड। लेकिन हाँ, जब इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, हर किसी को लगा कि हाँ, ये तो बहुत बेहतरीन चीज है। अगर लोग आपके साथ मिल बांट कर रह रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या ही होगी? अगर सारे परिवारों में हंसी खुशी का माहौल है, सब चीजें अच्छे से हो रही हैं, इंसान हंसी खुशी कमा रहा है, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हर चीज बहुत अच्छे से हो रही। सीधी सी बात है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है देश में, जो भी काम हो रहा है, उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी आ रही है और प्रोडक्शन आ रहा है। ये किस वजह से आता है? ये हैप्पीनेस इंडेक्स की वजह से आता है। लेकिन ये आज का टर्म है, ये अब का टर्म है। हैप्पीनेस इंडेक्स हम अब जानते हैं, हम 100 साल पहले नहीं जानते थे, 200 साल पहले हम नहीं जानते थे कि हैप्पीनेस इंडेक्स नाम की भी कोई चीज होती है। हम तब बिल्कुल नहीं जानते थे, हम ये अब जानते हैं। लेकिन इस चीज को रियलाइज करा गया, इस चीज को माना गया कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से एक ऐसा तार है ना, जिससे हम अलग अलग वर्ग के लोगों को बुन सकते हैं, उनको ऐसे और क्लोज ला सकते हैं। जैसे कॉइल नहीं होती है, ऐसे ऐसे करके, ये भले अलग अलग एंड्स है, लेकिन इनको हम बार बार घुमा घुमा करके इनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर हुआ करते थे ना, वो लोग आपके यहाँ पर आ गए। पास आ गए कि नहीं आ गए? पास आ गए कि नहीं आए? ये बताइए, जल्दी से बताइए, पास आए कि नहीं आए? सरकारें इसी काम में लग गई। लेकिन इस काम के लिए जो प्रोग्राम शुरू करे गए, जो जो चीजें शुरू करी गई, वो अपने आप में हर देश के लिए अपने अलग अलग थी। सबका विजन अलग अलग था, सबका काम करने का तरीका अलग अलग था। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका था काम करने का। ठीक है, अब एक बार मैं देख ही लूं क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। अभी तक मैं कमेंट्स नहीं देख रही थी आप लोगों के। यहाँ पर मैसेज आ गए, मैम प्लीज सी कमेंट्स। ठीक है, गुड इवनिंग करमवीर जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस, चलो मैम प्लीज स्टॉप देम एंड सी। क्या हो गया? कमेंट डिलीट हो गए मेरे देखने से पहले। कितना घंटा पढ़ना पड़ता है? पढ़ना है 3 महीने तक। 3 महीने जितना पढ़ सकते हैं वो तो उतनी अच्छी बात है, जितना पढ़ पाए उतना पढ़ लीजिए। लेकिन देखिए, जो सफिशिएंट है आपकी पढ़ाई ना 5-6 घंटे में आराम से हो सकती है। अगर आप 2 महीने में 5-6 घंटे जो है आराम से पढ़ाई कर सकते हैं तो आपका बिल्कुल ये क्लियर हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी, इसी के लिए तो आई हूं मैं। पूरा टाइम लूंगी, आराम से कंप्लीट करवाऊंगी, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, कितने आवर पढ़ना ये टोटली आपका कॉल है। लेकिन हाँ, अगर आप डेली 3 से 4 घंटे निकाल सकते हैं, आपके पास 3 महीने का समय, आप डेली 3 से 4 घंटे निकाल लीजिए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, अगर एपीएफसी और ईओ में मैथ्स सॉल्व ना करे तो स्कोर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। स्किप कर दो ना उसको, कितने सवाल आ जाएंगे, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सुमन जी, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों को कुछ और भी पूछना तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मुझे बताइए, जितनी बातें करी अभी तक, क्या वो समझ में आई कि सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, हमें सिद्धांत की जरूरत क्या थी, 21वीं शताब्दी में हम क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं? बताइए, ये समझ में आया? यहां तक ये समझ में आया? पता नहीं, मुझे अरे बाबा मुझसे बात करो, यहां पर मुझसे बात करो आप लोग। गुड इवनिंग सृष्टि जी। जनरल अकाउंटिंग, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो मैं करवा दूंगी। अकाउंटिंग तो देखो मुझे भी नहीं आती, अकाउंटिंग के लिए अलग से क्लासेस चलेंगी। ठीक है, गुड इवनिंग प्रीति जी, बहुत अच्छी बात है। नए स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से जितने लोग यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। सामाजिक सुरक्षा को हम बहुत अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत अलग तरीके से हम यहाँ पर चीजों को पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मतलब कि अगर आपसे एप्लीकेशन बेस्ड भी सवाल आएगा ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा जवाब क्या है, आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर ये होना चाहिए और ऑप्शन में
तुरंत आपका आंसर मार्क हो जाएगा। क्योंकि देखिए 120 मिनट में आपको 120 सवालों को हल करना है, उसके लिए आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, और एक्यूरेसी आपको प्रैक्टिस के साथ ही आती है या फिर कॉन्सेप्ट के साथ आती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप वहां पर फेल नहीं करते, वहां पर आप गलतियां नहीं करते हैं, राइट। यूपीएससी में एंटर होने से पहले क्या करना चाहिए, एक तो ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए और दूसरी चीज फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, सबके लिए नया है, जो भी कोई पहली बार पढ़ता है उसके लिए नया होता है, पुराना किसी के लिए कुछ नहीं होता एग्जामिनर के सिवा, ठीक है। हर कोई जो शुरुआत करता है सबके लिए नया होता है, ठीक है। कंटेंट आप क्लास देखिए और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको अच्छा कंटेंट कहां पर मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं। यहाँ पर जितने बैचेस चलते हैं हमारे एपीएफसी के, ईपीएफओ के, एएलसी के, एलईओ के, हर बैच में मैं ही आपको लेबर लॉस पढ़ाती हूँ यहाँ पर। अब मेरी कोशिश है कि यूट्यूब पे भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाए, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रदान करी जाए, ठीक है। चलिए, अब पेपर आपका जुलाई में होना संभव है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी कमेटी की। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे इसकी बात करने की जरूरत क्या है। कमेटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा समिति। इसकी बात करने की हमें आवश्यकता इसलिए है कि कॉन्सेप्ट ये डेवलप कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ, ठीक है। +2 से कैसे शुरू करें, थोड़ा लास्ट में इस पर आते हैं, ठीक है। पहले इस पर बात कर लेते हैं। मैम भंडारा खाना चाहिए सबसे पहले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सिलेक्शन लेकर के आइए, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम आपका जुलाई तक हो सकता है, ठीक है। अब 8 जून 1934 को प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डिक्लेयर कर दिया था अपने मैसेज के द्वारा कांग्रेस को। उनकी एक डिजायर है, उनकी एक इच्छा है कि वो एस्टैब्लिश करें सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम लेकर के आए, जिससे कि लोग समाज में फील कर सकें कि हाँ सामाजिक सुरक्षा उनको मिल रही है, उनकी जो सरकार उनकी रक्षा कर सकती है, वो एक सुरक्षित वातावरण में है, ठीक है, वो एक सुरक्षित वातावरण में है, ठीक है। अब द कमिटी ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाज सब्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब के आदेश पर ही एग्जीक्यूटिव कमिटी को एस्टैब्लिश करा गया था सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, खाली सुरक्षा के लिए। और इसमें जो है आपके 5 सीनियर मोस्ट मेंबर्स थे जो यहाँ पर बैठे हुए थे। अब ये बातें क्यों बता रही हूँ ये भी अभी समझ में आएगा, डोंट वरी। इस कमेटी को ना एक काम दिया गया था, टास्क दिया गया था, जैसे बिग बॉस में टास्क दिया जाता है ना, वैसे यहाँ पर भी टास्क दिया गया था। किस चीज का, रिसर्च करने का, सारे जो मुद्दे हैं ना, जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी के मुद्दे हैं। क्योंकि हर घर में लड़ाई, देखो लड़ाई होने के बहुत सारे कारण होते हैं, किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, और किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, आप पूरे विश्व के किसी भी प्रांत में चले जाइए, सबसे ज्यादा जो डिससैटिस्फैक्शन होता है ना वो आर्थिक स्थिति की वजह से आता है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो बहुत कम संभावना होती है कि लोगों में आपस में जो है विचार ना मिल गए, सोच ना मिल गए, तब जाकर के लड़ाई हो रही है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट पेनाशिया, वो पेनाशिया ही अलग होता है। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को तो मान सकते हैं, अगर वित्तीय हालत खराब है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हर एक चीज पर पड़ता है, हर एक चीज पर पड़ता है, लोगों के संबंधों पर पड़ता है। पैसा तो आजकल के दौर में ऐसी चीज है कि जो है एक परिवार में बाप बेटे एक दूसरे के सगे नहीं हो पाते, चाचा भतीजे में हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है अगर मैं सच बोलूं तो वहां पर। तो इनको ये टास्क दिया गया कि ये पहले इस पर रिसर्च करके आए कि जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है इसके प्रमुख कारण क्या है और इनको दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ही हम कुछ ऐसा स्कीम ला सकते हैं जिससे कि हम इस इनसिक्योरिटी को दूर कर सके। ये जो असुरक्षा का, जो एक सुरक्षा का अभाव हो रहा है यहाँ पर, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, सुरक्षा की भावना कैसे पैदा की जा सकती है यहाँ पर, तो फॉर्मुलेट करे जाए यहाँ पर रिकमेंडेशन, कुछ सुझाव दिए जाए जो कांग्रेस यूज कर सके एज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लेजिस्लेशन। इन्होंने 1934 में सोच लिया कि हमें इस पर कानून लेकर के आना है, इन्होंने इतना पहले सोच लिया कि हमें इस पर कानून लेकर के आना है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए जाए जिनका कांग्रेस इस्तेमाल कर सके, राइट, जिनका कांग्रेस इस्तेमाल कर सके। अब सीईएस ने क्या किया, कमिटी ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी ने क्या करा, क्विकली गॉट टू वर्क आफ्टर असेंबलिंग ए स्मॉल टीम। इन्होंने कुछ टीम इकट्ठा करी, कुछ एक्सपर्ट्स की टीम इकट्ठा करी और इन्होंने पोस्ट करा सारे जो फेडरल एजेंसीज है ना, फेडरल एजेंसीज क्या होती है, हर राज्य में, हर प्रांत में जो एजेंसीज है, जो प्रशासनिक उस पर है, जिनको नॉलेज है यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, क्या प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है, इन पर इन्होंने ध्यान केंद्रित कर लिया अपना। अब सीईएस ने इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेशनल टाउन हॉल डिस्कशन करा सोशल सिक्योरिटी पे उन वर्ष 1934 में नवंबर में। यहाँ पर लोगों से बैठ करके, आमने सामने बैठ करके चर्चा करी कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है किसकी वजह से, क्या ये पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या ये सामाजिक प्रॉब्लम है, क्या ये कल्चरल प्रॉब्लम है, या फिर सरकार की तरफ से प्रॉब्लम है। क्योंकि रिसर्च करना बहुत जरूरी है, रिसर्च करे बिना हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं। अभी भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और जस्ट इमेजिन कि अभी से लगभग 90 साल पहले क्या हालात रहे होंगे, है कि नहीं। क्योंकि देखो समर्थन बनना ना
लोगों का ओपिनियन बनना एक ही मैटर पर बहुत ही जो है कह सकते हो कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि सारे लोग ना एक ही चीज पर एग्री कर जाए, क्योंकि एक परिवार जो होता है ना, एक परिवार की सहमति नहीं बन पाती है एक मुद्दे पर। आप लोगों की फैमिली में डिस्कशन होते होंगे, तो मुझे ये बताइए कि क्या सारे के सारे लोग एक ही बात पर एग्री कर जाते हैं? माता पिता भाई बहन सारे के सारे लोग एक ही बात पर एग्री कर जाते हैं कि हाँ हाँ ये सही बात है, ये सही बात है? सारे लोग एक बार नहीं कर पाते होंगे मैक्सिमम टाइम पर। और इसी प्रकार से जितने लोग रहते हैं ना एक समाज में, उनका भी ओपिनियन एक साथ नहीं बन सकता है एक जैसा। तो वहां पर क्या किया जा सकता है? वहां पर यही किया जा सकता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें पहले किस चीज की जरूरत है, पहले हम यहाँ पर क्या किया जाए, पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे कि हम यहाँ पर स्थिति में बदलाव ला सके। हमें पता है कि रात भर में हम कुछ नहीं कर सकते, एक दिन में हम 2 दिन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ साथ कानूनों की मदद से, स्कीमों की मदद से लोगों को हम कहीं ना कहीं विश्वास तो दिला सकते हैं ना कि हाँ स्थिति बेहतर हो जाएगी, स्थिति बेहतर होगी। कल का जो आने वाला कल है, जो भविष्य है, भविष्य काल जो है वो इनके लिए बेहतर होने वाला है, जिससे कि लोग देश छोड़ के ना जाए। लोगों को लगता है, पता है जब आपातकाल की स्थिति आती है ना, लोगों को लगता है कि इस देश में कुछ नहीं रखा है, छोड़ के हमें उस देश चले जाना चाहिए। यहाँ पर भरोसा दिलाना किसका काम है? जिस देश की जनता है उस देश की सरकार का काम होता है भरोसा दिलाने का। और यदि सरकार लोगों को ये भरोसा नहीं दिला पाएगी तो दो लोग यहाँ पर लॉयल कैसे होंगे? अपने वतन के प्रति लॉयल हो पाएंगे क्या? ये बताइए। लोग लॉयल ही नहीं हो पाएंगे अपने वतन के प्रति। प्रॉब्लम तो यहीं पर है ना। अगर लोगों को अपने वतन के प्रति लॉयल करना है, आप चाहते हैं कि सरकार की सारी बातें लोग ऐसे माने जैसे कि उनका धर्म है, उनका कर्तव्य वही है, तो लोगों को आप वो भरोसा भी तो दिलाइए, वो विश्वास भी तो दिलाइए कि हाँ लोग माने आपकी बात को, है कि नहीं है? अरे आप लोग जो है आपस में बहुत बातें कर रहे हो, इतनी बातें मत करो, थोड़ी बातें मुझसे कर लो, काम आएंगी ये बातें, ठीक है? तो पहला डिस्कशन हुआ इसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद सीएस ने, कमिटी ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी ने क्या करा? एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करा, बहुत डिटेल में जाकर के इसके बारे में जांच करी, ठीक है? बहुत डिटेल में जाकर के जांच करी पूरे टॉपिक पर, ठीक है? जो विषय है यहाँ पर, जो मुद्दा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पूरे अमेरिका में, और एग्जामिन करा, इस बात को भी परखा कि यूरोप ने इन मामलों से कैसे डील करा है, यूरोप ने इन मामलों से कैसे डील करा है। क्योंकि एक समय ऐसा रहा है कि अमेरिका से आगे यूरोप रहा है कि नहीं रहा है? अगर मैं आज भी बात करूं तो अगर अमेरिका और यूरोप की करेंसी में देखा जाए कि कितना डिफरेंस है, तो थोड़ा सा जो अपर हैंड है ना वो यूरोप को मिलता है कि नहीं है? है कि नहीं है? इन्होंने कंपेयर करा हालातों को, यूरोप में भी तो ऐसी कंडीशन आई होगी, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, वो तो सबके बीच में हुआ है, हर कंट्री उससे प्रभावित हुई है। अब लोगों में ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी को डेवलप कैसे किया गया है? या तो लोगों की आवाजों को दबा दिया जाए, या फिर उनकी आवाजों को इतनी वैल्यू दी जाए कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, राइट? इन दोनों में से ही कुछ और होगा, इन दोनों में से ही तो कुछ होगा, कैसे में से कुछ और हो सकता है बताइए? अरे बाबा रुक जाओ, समझ लेना किसने क्या बोला, क्या समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ। मैं इतनी देर से जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या फायदा इससे? आप लोग कमेंट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो बार बार, कोई फायदा नहीं है इससे। मुझे यहाँ पर बताइए, जितना यहाँ पर बात करी जा रही है वो समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद इनकी जो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट थी ना, ये एक लैंडमार्क रिसर्च की तरह मानी गई आने वाले कई सालों तक, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया था, जा करके लोगों से बातें करी गई थी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से चीजों को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर की जा सकती है, राइट? तो इस पर एक कंपैरिजन किया गया अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर के और यूरोप की इकोनॉमी को लेकर के, राइट? और जब करा गया तो इनके पास काफी सारा डेटा आ गया, काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, और इसको हम लैंडमार्क रिसर्च मानने लगे, ठीक है? क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था, ये पहला प्रयास था जब जानने की कोशिश करी गई इतनी सारी सदियों में कि यहाँ पर क्या सच में कोई पॉसिबिलिटी है कि लोगों को ऐसा करा जा सकता है कि सारे के सारे लोग खुश रहे, सहमत रहें, है ना? उसके बाद CES प्रोड्यूस अ रिपोर्ट ऑन द कांग्रेस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव प्रपोजल इन जस्ट ओवर 6 मंथ्स। और यहाँ पर कांग्रेस ने इतना अच्छा काम करा कि एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव था। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हर चीज को इंक्लूड कर लेना, ठीक है? हर चीज को इंक्लूड भी कर लेना और हर चीज को समझा भी देना कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। इसका प्रपोजल इन्होंने बस 6 महीने, मात्र 6 महीने में ही पेश कर दिया, मात्र 6 महीने में। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट? अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इतना बढ़िया किया गया था, इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर शोध किया गया था कि इस चीज को माना गया, काफी टाइम तक माना गया कि बहुत बेहतरीन प्रयास था। एक तो पहला प्रयास था, ठीक है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पूरा रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होता है कि आर्थिक सुरक्षा क्या होती है किसी भी देश में। अगर किसी भी घर परिवार में ज्यादातर जो लड़ाइयाँ होती हैं, प्रांतों में कहीं पर भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो ज्यादातर लेकर के मॉनेटरी इश्यूज को लेकर के होता है, पैसों को लेकर के होता है विवाद। अगर लोग पैसों से खुश नहीं होते, अपने आर्थिक स्थिति से खुश नहीं होते, तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और अगर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो उसका फर्क हर चीज पर पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव हर चीज पर पड़ता है।
वैसे ही अगर लोगों की अर्निंग अच्छी नहीं है, लोगों के पास बेरोजगारी है, लोग अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं, अच्छा खा नहीं पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी हो रहा है, अगर वहां पर सरकार गलती से भी जिम्मेदार है तो लोग कभी भी उस सरकार से खुश नहीं होने वाले हैं। कभी भी क्या हो पाएंगे उस सरकार से खुश? मुझे नहीं लगता है हो पाएंगे। है कि नहीं है? है कि नहीं है? वाह वाह। चलिए आगे, सोशल वेलफेयर थ्रू सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आप लोग इकोनॉमिक सिक्योरिटी को तो समझ गए कैसे रिलेट किया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं क्या सामाजिक सुरक्षा के उससे? सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से क्या समाज कल्याण किया जा सकता है? अगर मैं इस बात को थोड़ा सा घुमा करके बोलूं, ट्विस्ट करके बोलूं, तो मैं ये बोलूंगी कि जो सामाजिक सुरक्षा होती है वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में सामाजिक कल्याण ही तो है, समाज का कल्याण ही तो किया जा रहा है, समाज का वेलफेयर ही तो किया जा रहा है ना। अगर यहाँ पर हम सामाजिक सुरक्षा को लेकर के आ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? देखो, आप लोग जो एग्जाम देने वाले हो ना, वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और यूपीएससी कौन से उसके लिए करवाता है? ईपीएफओ के लिए करवाता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही मैच्योर लेवल की पोस्ट होती है, कमिश्नर का पद होता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं आप स्टार्टिंग में, या फिर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं। ये जो पद होता है ना, ये आपसे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है। ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको हर एक चीज के बारे में पता हो, आप हर चीज के बारे में ज्ञान रखते हो, और आप इतने समर्थ हो कि कल को आपको कोई निर्णय लेना है तो आप समझ सकें कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं उससे एक या दो व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं, उन एक दो व्यक्तियों के साथ साथ उनके परिवार के लोग, उनके समुदाय के लोग, वो जहां पर रहते हैं वहां के सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको चीजों को समझ के चलना चाहिए। ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है तो प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए। है कि नहीं है? बिल्कुल, नो मैम, कैंट बी डन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी इज डिफरेंट एंड डेवलपमेंट इज अनदर। ओके, गुड इवनिंग स्नेहा जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि सामाजिक कल्याण जो होता है, क्या उसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा हो सकती है या फिर वाइस वर्सा हो सकता है? तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करी जाए, क्योंकि ये इकलौता शायद मुझे लगता है कि ऐसा देश है जिसने इस लेवल, जो ये लेवल दिया है, ये पद दिया है, सोशल सिक्योरिटी को, सामाजिक सुरक्षा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इतना महत्व दिया गया है, राइट। ये एक साइजेबल एलिमेंट है किस चीज का? सोशल वेलफेयर सेक्टर का, जिसको रिफर किया जाता है सोशल सिक्योरिटी। ये इतना बड़ा सेक्टर है अपने आप में, ये इतना बड़ा वर्ग है कि सामाजिक कल्याण किए बिना शायद सामाजिक सुरक्षा लाना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। डिफिकल्ट हो सकता है कि नहीं है? अगर हम सामाजिक कल्याण नहीं कर सकते तो सामाजिक सुरक्षा कैसे आएगी? और सामाजिक सुरक्षा का अल्टीमेट पर्पस क्या है? वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। चलो हिंदुस्तान की बात पर आ जाते हैं, यूएस की बोरिंग लग रही है तो हिंदुस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है, हम क्या चाहते हैं, हमारा संविधान क्या चाहता है कि हम क्या बन जाए? हम एक वेलफेयर स्टेट बन जाए, राइट। हमारा संविधान ये आकांक्षा रखता है कि नहीं रखता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट बन जाना चाहिए। लेकिन एक जो सपना हम देख रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए अभी भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो हमारी चढ़नी बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना बाकी है। अगर हम एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है। हमें इन सब चीजों को केटर करना पड़ेगा, हर एक प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा करके हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। और उसके लिए हमें योग्य लोग चाहिए, अच्छे प्रशासनिक पद पर अच्छे लोग चाहिए, अच्छे अफसर चाहिए हमें यहाँ पर, जो लोग अपने पद का इस्तेमाल करते हुए समाज का कल्याण कर सके, समाज में सुरक्षा ला सके। है कि नहीं है? है कि नहीं है? ईपीएफओ सदैव किसके लिए काम करता है? ईपीएफओ किसके लिए काम करता है? सोशल सिक्योरिटी के लिए तो काम करता है, वेलफेयर मेजर्स के लिए तो काम करता है। जिन लोगों के साथ, जो फ्रैक्शन ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं, इनके साथ हमेशा शोषण होता आया है, इनका उत्पीड़न होता आया है ना, उनके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये सारे बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर होती हैं, और आप लोगों का दायित्व होने वाली है आज नहीं तो कल। तो सीरियस हो जाइए अपने इस लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि बेटा अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, अब आपके पास बहुत समय नहीं है। ये जो समय होता है ना, ये पंख लगा करके उड़ जाता है, एकदम हवा में नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग एक बार फॉर्म भर दोगे ना, हवा में आ जाएगा कि 2 हफ्ते बाद एग्जाम है आपका, तब आप ये डिफेंस नहीं ले सकते, आप नहीं बोल सकते कि आपके पास 2 ही हफ्ते थे। आपके पास समय है, आप उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है, क्योंकि बाद में बुरा लगता है। मैम, इफ आई ज्वाइन द पेड कोर्स शैल आई वॉच द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब और स्किप? वो आपकी इच्छा है, वो पूरी तरह से आपकी इच्छा है, पूर्णतः आपकी इच्छा है। आप यूट्यूब पे बिल्कुल देख सकते हैं और आप हमारे पेड कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज का फायदा थोड़ा सा ये होता है कि वहां पर हमारे पास इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, पाबंदी नहीं होती है, हम आपकी हर डाउट को ले सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इतनी लिबर्टी नहीं होती है हमारे पास, बिकॉज हर स्टूडेंट पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। पेड में हम दे पाते हैं, पेड में आपको हम प्रॉपर नोट्स वगैरह दे पाते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि समय सीमा थोड़ी सी निर्धारित होती है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ मैं चाहूँगी कि यहाँ पर कवर करा दूँ मैं, ठीक है। और स्नेहा जी ये जो लेक्चर है, नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। तो देखिए जो आपका सोशल सिक्योरिटी एक्ट है ना, ये 1935 में पास भी हो गया था, मतलब कि 1934 में बोला कमेटी बनाओ, उस पर रिसर्च करो। उन्होंने 6 महीने में रिकमेंडेशन भी दी थी, पूरी रिसर्च भी कर ली, कंपैरिजन भी कर लिया, और 1935 में आपका कानून भी आ गया। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन जिसने पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया था उस समय पर, उसी टाइम पर आपका यहाँ पर पास कर दिया गया सोशल सिक्योरिटी एक्ट। जो चीज़ पूरे विश्व ने कहीं नहीं करी थी, पूरे विश्व के किसी देश की किसी भी सरकार ने नहीं करी थी, वो अमेरिका ने कर दी। लोगों का भरोसा जीत लिया, नागरिकों का भरोसा जीत लिया, नागरिकों को यकीन हो गया कि हम अमेरिका में हैं तो हम प्रगति करेंगे, हम तरक्की करेंगे, राइट। सॉरी, सोशल सिक्योरिटी एक्ट को पास कर ही दिया गया यहाँ पर। दिस फ्रेज फर्स्ट एंटर्ड कॉमन यूजेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इट स्विफ्टली स्प्रेड थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। और इसके बाद तो ये बड़े आसानी से, एकदम जैसे स्मूथली मक्खन नहीं होता एकदम ग्लाइड करते हुए चला जाता है, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट पूरे विश्व भर में फैल गया। लेकिन सबको इसको अपनाने का, इससे द्वारा काम करने का तरीका सबका अलग अलग था, ठीक है, सबके तरीके अलग अलग थे। मैनी ऑफ द न्यू नेशंस दैट इमर्ज्ड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर II लिस्टेड इट एज अ मेजर ऑब्लिगेशन एंड गोल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। और जितने हमारे देश उभर के आए वर्ल्ड वॉर II के बाद, है ना, हमारे जितने भी देश यहाँ पर वर्ल्ड वॉर II के बाद उभर के आए हैं, इमर्ज करे हैं ना, उन्होंने तो इसको बहुत ही बड़ा दायित्व, एकदम बहुत सबसे महत्वपूर्ण दायित्व का दर्जा दिया जब इन्होंने अपने संविधान को बनाया, एक गोल बनाया इसको कि हमें इसको अचीव करना ही करना पड़ेगा। बिकॉज लोगों के बिना देश कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं है, वैधता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। जब तक लोगों का भरोसा नहीं है तब तक सरकार भी कैसे ही चलेगी, कैसे ही फंक्शन करेगी, राइट। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जो टर्म है ना आपका सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर, इसको साथ साथ यूज कर लिया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है? मेरे इतने बोलने का कोई फर्क पड़ा है, कोई डिफरेंस हुआ है या नहीं हुआ है, कोई इंप्रेशन है, कोई प्रभाव है उसका या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। ये संख्या यहाँ पर गिरनी नहीं चाहिए। मात्र 10 मिनट और मेरे साथ बिता लीजिए, मात्र 10 मिनट और मैं आपका मूड खाऊंगी, मतलब दिमाग खाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक की संख्या गिरनी नहीं चाहिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं करा बच्चा, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। जो सोशल सिक्योरिटी है ना, ये किससे रेफर किया जा सकता है, किस चीज को बोला जा सकता है? यहाँ पर कोई गवर्नेंट प्रोग्राम हो सकता है जो गार्ड करता है अगेंस्ट लार्ज पर्सनल इकोनॉमिक रिस्क इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जो बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं ना, जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं आपके, जैसे बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, इनवैलिडिटी हो गई, ओल्ड एज हो गई, ओल्ड एज हो गई, या फिर लॉस हो गया प्राइमरी अर्नर का इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिस्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो एक व्यक्ति था जो पूरा घर चला रहा है, घर का खर्चा उठा रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे केस में जीवन यापन कैसे होगा, पूरा परिवार किस पर निर्भर रहेगा, है ना। ये सारी बातें हैं कि नहीं अपने आप में। तो यहाँ पर डिस्टिट्यूशन से बचाने के लिए, डिस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिट्यूशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना आपको, इसका मतलब होता है दर दर की ठोकरें खाना, ठीक है, दर दर की ठोकरें खाना। हम चाहते हैं कि किसी भी नागरिक के साथ ऐसा ना हो, चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे वो काम ना कर रहा हो, किसी भी नागरिक के साथ ऐसा हो ही नहीं कि अगर वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, या बीमार हो गया है, या इनवैलिड हो गया, डिसेबिलिटी हो गई है, या फिर डेथ हो गई है, तो डिस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, ना ही उस व्यक्ति का, ना ही उस परिवार के किसी भी और सदस्य का, किसी का भी डिस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो। चीज़ों को इतना मजबूत बनाया जाए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा बनाया जाए, अपने गवर्नेंस को इतना मजबूत बनाया जाए कि हम हर एक चीज से लड़ाई कर सके, हम हर एक चीज से डील कर सके, और हर एक के जीवन में कोई ना कोई उम्मीद की किरण जगा सके। ये सब मिला जुला करके क्या है, ये सब पूरा सर्कल है ना, ये मिला करके आपका सामाजिक सुरक्षा होता है। सामाजिक सुरक्षा आपका एक कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने कभी कपड़ा देखा है, चादर देखी है? चादर जो बनती है ना, जो कपड़ा बनता है, वो कई सारे धागों के साथ बनता है। वो धागे ना ऐसे 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 उलझे होते हैं, उनको बुना जाता है, उनको लेकिन इतना महीन तरीके से बुना जाता है कि हमें धागे दिखते नहीं है। लेकिन चादर की जो मजबूती होती है ना, उनके धागों से ही होती है, उन धागों से ही होती है। और वही धागे क्या है, वही धागे आपकी सामाजिक सुरक्षा है। जितने मजबूत ये धागे होंगे, जितनी मजबूत इनकी बुनाई होगी, उतना ही मजबूत देश का भविष्य होने वाला है। सोशल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी
ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में लोग जिस प्रकार से विद्रोह कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में, जिस प्रकार से चीज़ें खराब हो रही हैं, हमारे देश में ऐसा ना हो। बहुत सारे देश इस टाइम जो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं वहाँ पर, मतलब कि सरकारें जो है चला नहीं पा रही हैं देश को, लोगों के पास खाने को नहीं, खाने के साधन नहीं है, काम करने को नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, लोग वो बहुत परेशान। और हमारे देश के हालात ऐसे ना हो, इसलिए हमें सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स को लेकर के आना है। सोशल सिक्योरिटी हमें लेकर के आनी है। देखो हम तो फिर भी बहुत अच्छे उसमें हैं। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेकर के आया था, उसने लोगों का भरोसा जीता, लोगों ने काम करा, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, एफिशिएंसी अच्छी थी, लोग हैप्पी थे, देवर हैप्पी अपने गवर्नमेंट से, है ना, लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश थे। अब जब लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में भरोसा दिलाया। अब उस टाइम पर उनकी भी आर्थिक स्थिति वो नहीं थी जो आज है, लेकिन उसके लिए काम करा, सारे लोगों ने मिलकर काम करा, सरकार ने उसके लिए काम करा, और इस टाइम वो पूरे दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था उनकी। अगर उनकी अर्थव्यवस्था जरा से भी बिगड़ती है ना, उसका प्रभाव पूरे विश्व भर में पड़ता है, पूरी दुनिया पे पड़ता है। कोई कंट्री नहीं है जो उससे इफेक्टेड नहीं होती है कि नहीं है? है कि नहीं? सामाजिक सुरक्षा का दर्जा बहुत बड़ा है। आपको लग रहा होगा कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक चीज बताती हूँ आपको कि इंटरव्यू मतलब जो आपका एग्जाम होगा ना, जो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यूज ही आएंगे वहां पर, आपको एक आंसर मार्क करके आना होगा उसमें से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से। लेकिन जो आपका इंटरव्यू होगा ना, ये सब बोल के आओगे ना, सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता है आपका? क्योंकि आपको चीजों को समझने का तरीका है ऐसा है, आप चीजों को ऐसे परसीव कर रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं आप कि आप समाज को बहुत बेहतर बना देंगे, आप चीजों को बहुत उन्नति प्रगति की ओर लेकर के चले जाएंगे, है कि नहीं है? पेड कोर्स की फीस हमारी जो है, जो महापाक है उसकी 4400 है, और जो एपीएफसी का बैच है उसकी 3260 है। अभी मैं लास्ट में बता दूंगी कि कितनी है, क्या है, कैसे आपको लेना है। लेकिन नहीं, देखो आप यूट्यूब से पढ़ तो सकते हो, लेकिन सफिशिएंट तब होता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, आप कुछ भी आ जाए एग्जाम में, वी कैन डील विद इट, हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं, हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और वो चीज़ जो नियमितता होती है ना, वो यूट्यूब के साथ नहीं आती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यूट्यूब से हो जाता है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो यूट्यूब होता है ना, वो एग्जामिनेशन के 1-2 महीने पहले अच्छा लगता है, आपकी वो नियमितता नहीं आती है। जो रेगुलर डेली लर्निंग चाहिए, जो डेली का रिवीजन चाहिए ना, वो यूट्यूब से नहीं आ सकता है। उसके लिए अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो वो फायदेमंद होता है। और यहाँ पर देखो, आप लोग इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हो, मैं सबके कमेंट देख भी नहीं पा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं देख पा रही हूँ। मुझे जिसके दिख रहा है मैं उसका रिप्लाई कर दे रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी यही हमारे साथ प्रॉब्लम है, थोड़ी बाउंडेशन है यहाँ पर। पेड बैच में ऐसा नहीं होता है, पेड बैच में हम बहुत अच्छे से डील करते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी इन दिस व्यू essentially an income maintenance program that in addition to offering cash benefits may also include beneficial social services aimed at preventing or lessening the impact of these risks। ये जो सारे रिस्क होते हैं ना, जो हमारे समाज की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं, समाज में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं, ये जितने रिस्क है ना इस प्रकार के, इनको लेसन करना है हमें, इनको कम करना है, इनके प्रभाव को कम करना है हमें। और इनके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, चाहे वो कैश बेनिफिट से लेकर के मेडिकल की सुविधाएं हो, कोई भी बेनिफिशियल सोशल सर्विसेज हो, किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करना हो, वो करना पड़ेगा। और इसी का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी। खाली 2 वर्ड नहीं है अपने आप में, सामाजिक सुरक्षा अपने आप में खाली 2 शब्द नहीं है, अपने आप में बहुत ब्रॉड है, ये ब्रह्मांड के समान है। आप समझ करके तो देखिए, समझ करके देखिए, इसमें उतर करके देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये तो बता दो मुझे। अब मैं कमेंट्स देख लेती हूँ थोड़े से। हाँ, आपका तो मैंने देख लिया, मैम यूट्यूब सफिशिएंट है, पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टीचर कितना भी चाहे यार पूरी तरह से आपको नहीं कर सकता है, उस तरह से नहीं डील कर सकता है आपके साथ। अगर आप इतने से कर लेते हो वेरी नाइस, लेकिन जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि ये वैकेंसी आई है और इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, 577 सीट्स आई हैं। अब पता नहीं कब आएंगी, अब कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाएंगे यार, 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तो 2-3 साल तक वेट करने से अच्छा है जुलाई में एग्जामिनेशन है। वैसे भी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स आपका 28 मई को हो जाएगा, उसके बाद आपके पास समय है, जुलाई में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। जुलाई में क्यों होगा? क्योंकि आरटी के लिए जो रिजर्व डेट है आपकी, वो आपकी जुलाई में रिजर्व है, काफी सारी डेट्स रिजर्व हैं, तो वहां पर संभवतः आपका एग्जाम तभी होगा, ठीक है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। मैम मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं फॉर्म भरूँ? बिल्कुल भरिए, बिल्कुल भरिए। तो चलिए थोड़ी सी अब बैच ही दिखा देती हूँ मैं आपको, और सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें हम कल के सेशन में कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर के आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद पहले लिंक पर चले जाइएगा
ऑल कोर्सेज में जाइएगा और ऑल कोर्सेज में जा करके यूपीएससी में जाना, यूपीएससी में यूपीएससी ईपीएफओ में जाना। अब देखो आपके जो नए बैचेस आए हैं वो आपके एनफोर्समेंट ऑफिसर के आए हैं, वो आपके यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के आए हैं, 2 बैचेस आपके नए आए हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही पदों के लिए ट्राई करना चाहते हैं, दोनों ही एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, या ईपीएफओ के और भी एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, क्योंकि ईपीएफओ टोटल आपके 4 एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है, राइट। अगर आप इसमें से कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप एक बैच भी ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास महापैक भी है जिसमें आपके 4 एग्जाम्स एक साथ प्रिपेयर करवाए जाते हैं। अगर आप खाली एपीएफसी का एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो देखिए ये बैच हमारा 3 मार्च से शुरू होने वाला है, ठीक है। 3 मार्च से होगा, सुबह 10 बजे से लेकर के बीच में आपकी क्लासेस होंगी रात के 9:30 बजे तक। स्टडी प्लान बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। 300 से ज्यादा घंटों की आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या है ये पूरा दिया हुआ है। जो कोर्स की लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय नाउ करना है। 15,000 रुपए मत देखिएगा, 15,000 नहीं देने। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पढ़ाई से आप खुश हो रहे हैं, तो मेरा कोड लगा लीजिएगा Y625। लगाने को आप कोई सी भी फैकल्टी का कोड लगा सकते हैं, लेकिन हाँ जब आप किसी एक फैकल्टी का कोड लगाते हैं तो उससे आपका सपोर्ट दिखता है, तो कोड जरूर लगाइएगा। और ये कोड लगाने के बाद Y625 लगाने के बाद जो आपका प्राइस होता है 15,000 से कम होकर के 3,449 का हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी नहीं देना है। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहां पर फ्री कॉइन्स मिलते हैं। उन फ्री कॉइन्स को यूज कर लीजिएगा, और उन फ्री कॉइन्स को यूज करने के बाद आपको ये बैच पड़ेगा 3260 का। बस कोड याद रखिएगा Y625। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछो ना ऑनेस्टली कि मैं ये बैच रिकमेंड करती हूँ, तो मैं ये बैच रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना ही मैं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि यार एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 300 घंटे की क्लास है, ना तो उसमें टेस्ट सीरीज है, ना ही आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस है, कुछ भी नहीं है आपके पास, टेस्ट सीरीज भी नहीं है। अब अगर आप दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर देखो ईओ के लिए कितनी पोस्ट आई है आपकी 418 आई है, एपीएफसी के लिए कितनी आई है 159 आई है। अब चुनाव आपको करना है कि ये एग्जाम दोगे, ये एग्जाम दोगे। लेकिन अगर दोनों एग्जाम दे सकते हो फिर क्या चुनोगे आप? फिर क्या चुनोगे? बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आपको अगर यूट्यूब क्लास में थोड़ी सी भी ग्रेविटी दिख रही है ना, तो आप यहाँ पर देखिए हम पेड क्लास में कितनी एनर्जी लगा देते हैं। और कल चलो मैं आपके लिए प्रूफ लेकर के आ जाऊंगी, मैं स्क्रीनशॉट्स लेकर के आ जाऊंगी। जो बच्चे क्लास में बोलते हैं ना उसके स्क्रीनशॉट लेकर के आ सकती हूँ मैं आपको, है ना। बिल्कुल 4400 वाला बेस्ट है। आपने ले लिया कौशिक जी? ले लिया कि नहीं ले लिया? जल्दी से ले लो जिसने भी नहीं लिया। अब देखो ईपीएफओ ना आपके 2 एग्जाम्स और कंडक्ट करवाता है, ये दोनों तो है ही। इसके अलावा आपका एक एग्जामिनेशन होता है एएलसी का, दूसरा आपका होता है एलईओ का। सेम वही चीजें हैं, 21 से लेकर के 35 वर्ष तक के लोग दे सकते हैं, और खाली ग्रेजुएट होने की जरूरत है। अगर आप खाली ग्रेजुएट हैं, आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं, आराम से आप जो है यूपीएससी में कमिश्नर बन सकते हैं, अफसर बन सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 1,80,000 वाला पद ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3260 रुपए देने की बजाय आप यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ में जाइए, और यहाँ पर देखिए महापैक, ये महापैक खोलिएगा। इस महापैक में यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 1500 घंटे की क्लासेस है। अब क्या यहाँ पर खिचड़ी बना के देंगे आपको कि सारे के सारे आपको यहाँ पर करवा दिए? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग 20 से 25% का डिफरेंस है, ठीक है, 20 to 25% का डिफरेंस है, और वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आपका महापैक के माध्यम से होगा। यहाँ पर आपको जितने बैचेस है ना ईपीएफओ के लिए सबका एक्सेस मिल जाता है। महापैक का मतलब है कि 12 महीने की वैलिडिटी है, 12 महीने में जितने नए कोर्सेज आते जाएंगे ना। अब क्योंकि एग्जाम आ गया है तो नए बैचेस हमारे आने ही आने हैं, फाउंडेशन भी आएगा, अभी क्रैश कोर्स भी आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा। और महापैक में सबका एक्सेस आपको मिलता चला जाएगा। मतलब एक बार ले लिया तो ले लिया, अब इसमें कहीं भी आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेंगे, देखो कितने सारे यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये देखिए, ये सारे आपको मिलेंगे, इस बैच के साथ सब मिलेगा आपको। अब दूसरी चीज, एक और चीज दिखानी थी मुझे आपको, ये देखिए इंडिविजुअल डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर ईओ के लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए 65 है, एपीएफसी के लिए 107 है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए 91 है। अलग से टेस्ट सीरीज है, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, राइट। उसके बाद ई बुक्स है, यहाँ पर आपके पास रीडिंग मटेरियल है, ये इंग्लिश के लिए है, ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए, और ये आपका एपीएफसी के लिए चैप्टर वाइज ई बुक्स है। यहाँ पर सारे का सारा मटेरियल आपको महापैक में मिल जाता है। महापैक में आपको क्या क्या मिलती है, कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी, ये देखो, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिवीजन बैच मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेज का देखिए, ईपीएफओ 4 एग्जामिनेशंस करवाता है, इन सब का एक्सेस मिलेगा। इन सब के बैचेस आपको कहाँ पर मिलेंगे? बिल्कुल खिचड़ी नहीं है, ये सारे अलग अलग बैचेस है जिनका एक्सेस आपको मिलेगा, इन सब की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है।
फाइनल ईयर स्टूडेंट्स नहीं फिल कर सकते, एक बार फॉर्म खुल जाने दीजिए, फिर हम आपको श्योर बता देंगे, क्लियर कट बता देंगे कि फाइनल ईयर भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। लेकिन खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। इन सबके अलग अलग बैचेस हैं, आपने देखा ही, मैंने अलग अलग बैचेस दिखाए आपको। अलग अलग लेने से अच्छा है कि आपको अगर सारी की तैयारी करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा एग्जाम पहले होगा अभी हमें नहीं पता, और आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जाए ये भी नहीं पता है, राइट। एज सबके लिए 21 से लेकर के 30 है, ठीक है। अब APFC का एग्जाम कवर हो जाता है, EO हो जाता है, LEO हो जाता है, ALC हो जाता है, सारे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 1000 रुपए और खर्च करिए, बाय नाउ करिए, और बाय नाउ करने के बाद कूपन कोड आपको मेरा ही लगाना है, Y625 ही लगाना है, ठीक है। Y625 लगाइएगा। Y625 लगाने के बाद आप यहाँ पर देखिए 20,000 का जो बैच था वो आपका कम होकर के 4,500 रुपए का हो जाता है। लेकिन गाइज ये भी मत दीजिएगा, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएंगे फ्री कॉइन्स रजिस्टर करने पर। उसके बाद आपको ये बैच पड़ेगा 4400 रुपीज का। 4400 रुपीज में आराम से आप चारों एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, जितने नए बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। कोड आपको बस याद रखना है Y625, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। Y625 लगाओगे तो आप मेरी मेंटरशिप में आ जाओगे। और हाँ, हमें जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो हम सारे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे पेड क्लासेस में हो, तो सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, तो इनकी चिंता आप छोड़ दीजिए। एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से आप लोग निर्णय ले लीजिए और फटाफट से एनरोल जरूर कर लीजिए, ठीक है। फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा और कोड लगा लीजिएगा Y625। मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।